यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर 2018 का पेपर सॉल्व कराएंगे बायोलॉजी का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। तो पहला है, प्राकृतिक चयन या वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो कोरोना के कारण ये क्वेश्चन हटा हुआ है, इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर भी इसका आंसर क्या होगा। तो डार्विन ने, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा भारतीय जैव विविधता तप्त स्थल नहीं है। तो आंसर होगा चौथा, ये वाला तप्त स्थल या हॉट स्पॉट नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, शर्करा से अल्कोहल का उत्पादन करने वाला कवक है। शर्करा से अल्कोहल कौन सा उत्पादन करता है कवक। तो इसका आंसर होगा ईस्ट। और फिर अगला है, खाद्य श्रृंखला की आधारभूत इकाई है। तो आधारभूत इकाई उत्पादक होते हैं, उत्पादक यानी हरे पौधे होते हैं। उत्पादक केवल एक ही है, हरे पौधे। फिर अगला है, दो वायु प्रदूषणकारी गैसों के नाम लिखिए। वायु प्रदूषणकारी जो वायु को प्रदूषित करती हैं, तो हो जाएगा NO नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। ये दो वायु प्रदूषक गैसें हैं। वायु प्रदूषणकारी गैसें कई बार क्वेश्चन आया, कई बार पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। फिर अगला है, स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाने वाली ओजोन गैस का क्या कार्य है। देखिए, जो ओजोन परत है, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, विकिरण होती हैं, उस पराबैंगनी विकिरण को पृथ्वी तक आने से रोकती है। यही कार्य है इसका। जो हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं सूर्य से, उनको पृथ्वी तक आने से रोकती है। फिर अगला है, प्रकृति में कार्बन चक्र का एक रेखीय चित्र बनाइए। तो ये कोर्स में नहीं है, हटा हुआ है, इसको हटा देंगे, इसके कोई दूसरा प्रश्न आएगा। फिर अगला है, सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए। सह प्रभाविता क्या होती है। तो देखिए, जब किसी जीन के दोनों युग्मविकल्पी या अथवा कह लीजिए कि दोनों एलील एक साथ समान रूप से अभिव्यक्ति होते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, सह प्रभाविता कहा जाता है। जैसे यहां पर लाल सांड है, ये जो सांड है लाल रंग का है, इसकी त्वचा के बाल कैसे हैं, लाल रंग के हैं। और गाय जो है सफेद रंग की है, यानी उसके बाल कैसे हैं, सफेद रंग के हैं। इनके बीच में संकरण कराया गया, तो इसकी जो संतानें होती हैं, इसकी संतानों के जो बाल होंगे, इनके जो पुत्र होंगे, लाल सांड था, सफेद गाय थी, इनके संकरण से जो संतान उत्पन्न होंगी, इसके बाल लाल भी होंगे, सफेद भी होंगे। यानी लाल रंग के बाल भी उसके बीच बीच में उपस्थित होंगे और सफेद रंग के बाल भी उपस्थित होंगे। तो इसे ही सह प्रभाविता कहा जाता है। फिर अगला है, जैव प्रौद्योगिकी के कृषि संबंधी दो उपयोग लिखिए। तो कृषि संबंधी उपयोग पूछे गए हैं, तो पहला तो ये हो जाएगा, उत्पादन क्षमता बढ़ती है, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। दूसरा, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, और आप बता सकते हैं कि कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ती, कीट नहीं लगते हैं। इस तरह से बहुत सारे हैं। फिर अगला है, जैव विविधता तथा वन्य जीव में अंतर। जैव विविधता क्या है। तो जीवों में पाई जाने वाली जो भिन्नताएं होती हैं, उसे ही जैव विविधता कहा जाता है। जीवों में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, भिन्नताएं पाई जाती हैं, उन्हें ही जैव विविधता कहा जाता है। जैसे रंग रूप में भिन्नता होती है, किसी का रंग अलग है, किसी का रंग अलग है। आकृति आकार में भिन्नता होती है। लेकिन जो वन्य जीव हैं, इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि आते हैं। यानी वनों में रहने वाले जो जीव जंतु होते हैं, वन्य जीव कहलाते हैं। फिर अगला है, संकटापन्न स्पेसीज अथवा विलुप्त प्रजातियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संकटापन्न ऐसी जातियां होती हैं जो संकट में हैं, जो दुर्लभ हैं, जो खो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी जातियां जो विलुप्त की कगार पर हैं, खत्म होने की कगार पर हैं, उन्हें ही संकटापन्न स्पेसीज कहा जाता है। और इस पर टिप्पणी मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है, यदि एक वर्णांध पुरुष का विवाह सामान्य स्त्री से होता है, तो इस दंपत्ति के पुत्रों में प्रासामान्य दृष्टि का अनुपात क्या होगा। वर्णांध पुरुष है और सामान्य स्त्री है, दोनों का विवाह हुआ, तो इसके पुत्र कैसे होंगे। तो इसके जो सभी लड़के हैं, सभी लड़के सामान्य पैदा होंगे, लेकिन जो लड़कियां होंगी, लड़कियां वर्णांधता की वाहक होंगी, वर्णांधता की वाहक होंगी। कहने का मतलब ये है कि
कि जो पिता से गुणसूत्र जाएगा X वाला, वो X गुणसूत्र वर्णांतता का वाहक होगा, उस पे वर्णांतता का जीन उपस्थित होगा, लेकिन वो अप्रभावी होगा, प्रभावी नहीं होगा, दिखेगा नहीं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये होगा, लड़कियां वर्णांतता की वाहक तो होंगी लेकिन वो वर्णांध नहीं होंगी, दिखेंगे नहीं, सामान्य जैसे ही दिखेंगी। तो दिखने में वर्णांध नहीं होंगे, लेकिन देखा जाए तो लड़के जो हैं ये बिल्कुल सामान्य होंगे और लड़कियां वाहक होंगी। फिर अगला है जैव विकास क्या है, मनुष्य में किन्हीं 2 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो ये कोर्स से कोरोना के कारण हटा हुआ है, इसको हटा देंगे। 2 अवशेषी अंग मैंने कई बार बताया, कृमि रूप परिशेषिका है, निमेशक पटल है। और बाद जीवोत्पत्ति से आप क्या समझते हैं, तो ये भी कोरोना के कारण हटा हुआ, इसके कोई दूसरा प्रश्न आएगा। जैव विकास, तो ये भी देखिए जैव विकास से संबंधित प्रश्न है, इसको भी हटा देंगे। है एंजाइम चिकित्सा क्या है, यह जीनी चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है। तो देखिए जैव प्रौद्योगिकी में जो रोगों की रोकथाम होती है और रोगों का निदान होता है, नियंत्रण होता है, चिकित्सीय कारक, जेनेटिक रोगों का सुधार, जनन चिकित्सा नियंत्रण, ये सब जीन चिकित्सा के माध्यम से होते हैं। जबकि जो एंजाइम चिकित्सा है ये स्थायी नहीं होती है। जीन चिकित्सा स्थायी होती है, एंजाइम चिकित्सा अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती है। अनुकूली विकिरण उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों या जातियों के विकास की प्रक्रिया या प्रक्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक जाती है, उसे ही या प्रसारित होती कह लीजिए अनुकूली विकिरण कहा जाता है। मतलब एक भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों या जातियों के विकास की प्रोसेस एक बिंदु से शुरू होकर के अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होती है, जाती है, उसे ही अनुकूली विकिरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्योजी डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है, इस प्रौद्योगिकी का कोई एक उपयोग लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा जरूर परीक्षा में। तो देखिए जैसे कोई एक जीव इधर है, दूसरा जीव इधर है, इसका डीएनए निकाला गया, इसका डीएनए निकाला गया, दोनों के डीएनए को आपस में जोड़कर एक नया डीएनए बनाया गया। तो इसी नए डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है, पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। और ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक कहलाती है। उसके बहुत सारे उपयोग हैं। जेनेटिक रोगों को दूर किया जाता है और अधिक उत्पादन क्षमता वाले जीवों की वृद्धि की जाती है। बहुत सारे उपयोग लिख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड चैनल में आप लोग जाकर के देख सकते हैं। जेल विद्युत कण संचालन तकनीक को समझाइए। इसका मतलब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को समझाना है। तो देखिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होती है, डीएनए खंडों को अलग करने की तरीके की मशीन है। इसमें क्या होता है, इस तरीके बना होता है ट्रे जैसा, यहाँ पर गड्ढे होते हैं, इसमें डीएनए सैंपल को डाला जाता है, फिर विद्युत करंट प्रवाहित किया जाता है और बड़े खंड इधर फिर इधर करके छोटे खंड दूर तक पहुंच जाते हैं। इस तरह से डीएनए खंड अलग हो जाते हैं। अगर इस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। फिर अगला है पारजीनी अथवा ट्रांसजेनिक जंतुओं के उत्पादन की 2 मुख्य विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, कैसे इसका उत्पादन किया जाता है आप लोग जाकर के देख लीजिए। कायिक प्रवर्धन से आप क्या समझते हैं, उन पौधों के अंगों के नाम लिखिए जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेते हैं। तो कायिक प्रवर्धन का मतलब ये होता है जब पौधे के किसी अंग से नए जीव का विकास हो जाए, नया पौधा बन जाए, तो उसे ही कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। और इस पर फुल वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हरित क्रांति मैंने बताया था कृषि से संबंधित है। संकर ओज भी पिछले वीडियो मैंने बताया है, डिटेल से समझने के लिए पिछला वाला वीडियो आप देख लीजिए। आवृत बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखिए। नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखनी है, इसका मतलब मेल गेमेटोफाइट को बताना है। तो इस पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। आवृत बीजी पौधों के पुष्प के बीजांड की लंब काट, बीजांड की काट और पराग कोष की काट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों चित्र अच्छे से सब लोग समझ लेंगे। हमारे चैनल में एक वीडियो पड़ा है जिसमें मैंने 10 चित्रों को बताया है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग जाकर के उनको देख लीजिए।
फिर अगला है बीटी फसलों पर संक्षेप में विवरण दीजिए। बीटी यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस होता है और इस जीवाणु का प्रयोग करके जो फसलें बनाई जाती हैं वो बीटी फसलें कहलाती हैं। यानी बैसिलस थुरिंजिएसिस जो सूक्ष्म जीव है ये एक एंटीटॉक्सिन प्रोटीन का निर्माण करता है। वो एंटीटॉक्सिन प्रोटीन जो होता है वो कीटों के प्रति प्रतिरोधी होता है, कीटों को नहीं लगने देता है। तो इस पर वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। डीएनए की संरचना का वर्णन कीजिए। संरचना अच्छे से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर के देख लीजिए। बहुगुणता क्या है, जैव प्रबलीकरण क्या है, दोनों पर टिप्पणियां मेरे चैनल में अपलोडेड है, जाकर देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है पारतंत्र के घटक रेडियो अपशिष्ट। तो ये दोनों टिप्पणियां अब नहीं आएंगी क्योंकि ये कोरोना के कारण कोर्स से हटी हुई, इसकी जगह कोई दूसरी आएंगी। फिर अगला है बहुविकल्पीय क्या है, एबीओ रुधिर वर्गों का वर्णन कीजिए तथा उनकी वंशागति का समझाइए। तो इसका भी वीडियो मेरे चैनल में अपलोडेड, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। अगर ये नहीं करते तो अथवा लगा है संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखिए। क्रॉसिंग ओवर यानी जीन विनिमय है, उत्परिवर्तन, इन पर टिप्पणियां लिखना है। फिर मैसेंजर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन, प्रतिरक्षा तंत्र से आप क्या समझते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के। तो पूरा प्रतिरक्षा तंत्र हमारे चैनल में अपलोडेड, 2 वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगर ये प्रश्न आप नहीं करते हैं तो अथवा लगा। प्रजनन तंत्र से आप क्या समझते हैं, मनुष्य के नर तथा मादा लैंगिक अंग का सचित्र वर्णन कीजिए। तो दोनों का पूछा गया है, पहले प्रजनन तंत्र की परिभाषा लिखिए, जनन क्या है, फिर नर और मादा दोनों के चित्र बना करके उनको समझाना है।